पढ़ रहे थे सर्वशक्तिमान सूत्र, सर्वशक्तिमान सूत्र। उसमें एक प्रश्न और आता है, एक प्रकार से और पूछा जाता है। देखिएगा, किसी भी आकृति की लंबाई में और चौड़ाई में कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए तो उस आकृति के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे एक प्रश्न लेते हैं। एक आयत है, क्या है? आयत, रेक्टेंगल है। इसकी लंबाई 20% घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। चौड़ाई 20% घट जाती है और 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि हो जाती है लंबाई में। यानी एक आयत है, आयत की लंबाई 30% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई 20% घटाई जाती है। तो इस आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें वही सर्वशक्तिमान सूत्र लगाना है। सर्वशक्तिमान सूत्र मैंने आपको बताया था, x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ये सर्वशक्तिमान सूत्र इसमें काम कर जाएगा। देखो, इसको हम x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। तो x का मान तो प्लस में है क्योंकि बढ़ रहा है, तो 30। y का मान माइनस में क्योंकि घट रहा है, -20। और ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 30 को 20 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएंगे। 600 में भाग दे देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 30 में से 20 गए तो 30 में से 20 गए तो 10 और 10 में से 6 और चले गए तो 4% की वृद्धि हो जाएगी। उत्तर प्लस में आ रहे हैं तो वृद्धि और माइनस में आ रहे हैं तो कमी। तो इसके क्षेत्रफल में 4% की वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 4% की वृद्धि हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्या है? वृत्त, और वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि। तब इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें ये प्रश्न दे रखा है। बेटा, हमारे पास सूत्र था x y प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। अब इसमें सबसे काम की बात, इसमें एक ही संख्या है, हमें इसमें से किसको तो x माने और किसको y माने। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना। इसमें हमको दो मान चाहिए, x और y। त्रिभुज में, आयत में, वर्ग में तो लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन वृत्त में नहीं होती। इसलिए इस 25 को भी x भी मानना है और इस 25 को y भी मानना है। दोनों ही मानना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों में वृद्धि होती है, दोनों में प्लस का चिन्ह लेंगे और प्लस 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 बटे 100। 25 और 25 50। 625 में 100 का भाग दिया तो 6.25। 50 और 6.25 56.25। समझ में आ गया? और यह कमी होती तो यह माइनस का चिन्ह लगा देते, यह माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। अब देखते कोई नई प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसने 225 अंक प्राप्त कर लिए, वह 6 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा पूर्णांक ज्ञात करो। एक विद्यार्थी था, उसको पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, लेकिन उसके 225 अंक आए और वो 6 अंक से फेल हो गया, यानी 6 अंक हो रहे थे तो वो पास हो जाता। तो बताओ कि पेपर कितने नंबर का था। देखो, बहुत आसान प्रश्न है। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 33%। 33% किसके लिए चाहिए? पास के लिए, ठीक है। ये तो परसेंटेज में है, ठीक है। तो नंबरों में भी, अंकों में भी ज्ञात कर लेते हैं। ये तो प्रतिशत में, 225 अंक तो उसके आए हैं और 6 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो 225 और 6 231, यानी या तो उसे पास होने के लिए 33% अंक चाहिए या 231 नंबर चाहिए, ठीक है। तो बताओ पेपर कितने नंबर का था। मान ली पेपर 100% था। कितना परसेंट था? 100%। तो 1% बराबर 231 बटे 33। यह आपने कहाँ पढ़ा था? 8वीं 9वीं में खूब पढ़े होंगे ऐसे। 33 में से आए 231, 1 में से आया 231 बटे 33, 100 में से आएंगे 231 बटे 33 गुणा 100। अब इसको काटेंगे, 3 2 5 1 6, 3 3 6। इसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग इसमें तो कितनी बार गया? 11 बार। इसमें 3 7 21 और 3 7 21, 11 बार। 11 7 77, 77 को 100 से गुणा किया, 7 को 100 से गुणा तो 700 अंक का था। कितने अंक का था पेपर? 700 अंक का। दोबारा देखो कैसे काटे। 231 में
3 का भाग 77 बार, और 33 में 3 का भाग 11 बार, 11 के भाग 77 में 7 बार, 7 को 100 से गुणा किया तो 700। अच्छा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों लगभग आपकी प्रतिशतता पूरी हो गई। अगर आपको किसी भी प्रकार की और प्रश्न मिलते हैं या कुछ समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में लिख के दे सकते हैं, हम आप उस प्रश्न का सॉल्यूशन करके आपको दे देंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लाभ हानि।